देखिएगा, इस तरीके से याद कीजिएगा। ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो कायथा और मालवा। ठीक है। कायथा और मालवा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सा बच्चों? जोरवे। महाराष्ट्र में कौन सा है? जोरवे। गुजरात में कौन सा है? तो प्रभास। गुजरात में कौन सा है? तो प्रभास। ठीक है। और इसके अलावा एक कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान में क्या है बच्चों? बनास और आहार। बनास और आहार। ये सब संस्कृति कब की है? ये पूरा जो है ये ताम्र पाषाण किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण से संबंधित। ताम्र पाषाण कालीन स्थल। कायथा, मालवा, बनास, आहार, प्रभास और जोरवे। आप लिंक बैठाते चलिए, जब तक लिंक नहीं बैठाएंगे तब तक याद नहीं होगा भाई। स्पेशली आपको याद रखना है तमिलनाडु, आदिच नलूर, ब्रह्मगिरी और मास्की, फतेहपुर क्षेत्र, कराची क्षेत्र, इन सब जगहों में बच्चों महापाषाण मिले हैं। महापाषाण। महापाषाण का क्या मतलब होता है? एक शव को दफनाना और उसके चारों ओर बहुत बड़े बड़े पत्थरों के घेरे बना देना, वो क्या कहलाता है? महापाषाण का। ठीक है। तो पाषाण काल के कितने प्रकार थे बच्चों? टोटल कायदे से पढ़ते हैं तो 3, पर एक्चुअल में होते हैं 5। तो पहले वाले पाषाण काल में पूरा पाषाण काल के 3 प्रकार, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नौ पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल। फिर दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नौ पाषाण काल, चौथा ताम्र पाषाण काल, पांचवा महापाषाण काल। तो ये पाषाण काल कंप्लीट हुआ। मैं आया था सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाने और सोचा था कि आप लोग को याद होगा, तो आप लोग को याद ही नहीं। पर मैं सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा मैपिंग पार्ट कंप्लीट करके जाऊंगा और उसको बहुत ध्यान से देखना है। देखो, जो मेथड है ना सब्जेक्ट को पढ़ने की, वो मेथड पकड़ो। लिखा हुआ किताब में 25 साल से पढ़ रहे हो, सबसे पढ़ते आ रहे हो ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, याद नहीं हो। मेथड पकड़ो कि किसी चीज को पकड़ना कैसे, याद कैसे करना। तो मैं मेथड बता रहा हूं। अब हम अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मैं मैप से आपको चीजें कवर कराऊंगा। सबसे पहले आप मैप को अच्छे से कवर करेंगे, और मैप अगर एक बार हो गया तो 90% चीजें तो मैं मैप में ही बता दूंगा। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ने कैसे वाले हैं, पहले उस पर चर्चा करते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता पीएससी की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले एक बेसिक चीज मैं बता दूं कि अब आगे हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो पहले मैं आपको जो हिस्ट्री की चीजें हैं उनको तोड़ना सिखा रहा हूं। तो ऑनलाइन वाले बच्चों, स्पेशली आप इस क्लास को एकदम ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम बताएंगे कि किसी वाले सेगमेंट को कैसे तोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। मैं एक चैप्टर लिख रहा हूं, सिंधु घाटी की सभ्यता। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले इतिहास में किसी भी चीज को पढ़ना है, किसी भी साम्राज्य को पढ़ना है, किसी भी राज्य को पढ़ना है, किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको उसकी भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशंस को पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस को पता होने से पहले भी आपको पता होना चाहिए कालक्रम, पहला कि वो जो सभ्यता है उसका अनुमान क्या है, ये कालक्रम क्या है, ये कब से कब के बीच की घटना है। जैसे मैंने सबको बताया था पाषाण काल इतने साल से लेके इतने साल तक, ताम्र पाषाण काल इतने साल से लेके इतने साल तक, इसी तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता कब से लेके कब तक है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 बीसी से लेके बच्चों
2500 बीसी से लेके 1700 बीसी तक। अच्छा, एक चीज और है, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चों, स्पेशली पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो मैं जो पढ़ाऊंगा और कुछ कुछ अलग अलग किताबों में देखो तो थोड़ा बहुत सन में अंतर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो याद रखिएगा, मैं एनसीईआरटी फॉलो करता हूं या मैं स्टैंडर्ड किताबें जैसे कि एसके पांडे या झा एंड श्रीमाली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बुक लिखी है वो, या फिर आर.एस. शर्मा की किताब फॉलो करता हूं। मैं लोकल पब्लिकेशन की किसी भी अंटे बंटों की किताब फॉलो नहीं करता हूं, है ना। तो जो मैं डेट दे रहा हूं, मैं अपने से डेट नहीं दे रहा हूं, जो ऑथेंटिक प्रोफेसर जो डेट दिए हैं वो दिया। तो शुरू के 1, 2, 3 चैप्टर में आपको डेट भी ऊपर नीचे देखने को मिलेगी, लेकिन बाद के चैप्टर में वो डेट नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो ऐतिहासिक काल आ जाएगा। ऐतिहासिक काल में पूरा तात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य एक साथ मिलेंगे, तो उसमें पुष्टिकृत होगा। मैंने बताया था ना कि एंशिएंट की चीजों को, हाँ सर 8 से 9 बजे के बीच ही तो कभी आया था, ऐसा हम बोलते हैं ना, वो लड़का आया था 8 से 9 बजे के बीच, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता रहता। लेकिन जब जब उसको लिखना होगा तो क्या होगा, एग्जैक्ट टाइम की बात करेगा। वास्तव में प्राचीन काल के बारे में आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वास्तव में प्राचीन काल के बारे में सबसे सही जो लिखा है जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम है कल्हड़। कल्हड़ ने एक रचना लिखी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कैसे घटित हुआ है, सबसे पहला व्यक्ति है जिसने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखा है, वो राजतरंगिणी। और उसने टोटल 8 सर्ग में अपनी किताब लिखी, 8 सर्ग में, 8 अलग अलग सेक्शन में किताब लिखी, है ना। तो उस सेक्शन की किताबों के अनुसार देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, 2500 बीसी से लेके 1700 बीसी। अब देखिए, सबसे पहले हम किसी भी सभ्यता का कालक्रम पढ़ते हैं। कालक्रम पढ़ने के बाद बच्चों हम उसका देखते हैं भौगोलिक स्थिति। क्या देखते हैं? भौगोलिक स्थिति। अच्छा, भौगोलिक स्थिति में बच्चों देखिए, क्योंकि ये सभ्यता है तो इसकी भौगोलिक स्थिति अलग होगी, लेकिन जब हम साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसकी भौगोलिक स्थिति अलग होगी। भौगोलिक स्थिति पढ़ने से पहले हमें युद्ध घटनाक्रम पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा युद्ध कब किस टाइम में कौन कौन सा युद्ध हुआ, तो युद्ध का एक मैपिंग बनेगा। जब युद्ध का मैपिंग बनेगा तो उस आधार पर हम उस चैप्टर को पूरा खींचेंगे। अभी क्या है, चैप्टर को में भौगोलिक स्थिति है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भौगोलिक स्थिति कैसे चलेगा बच्चों? सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे मैपिंग, ठीक है, मैप देखेंगे। मैप में क्या देखेंगे कि जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता आज बच्चों वो कहां है, वो अफगानिस्तान में है, वो पाकिस्तान में है और वो इंडिया में। ये 3 जगह सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल फैले हुए हैं। तो हम तीनों का मैपिंग देखेंगे। मैपिंग देखने के बाद हम भौगोलिक स्थिति में देखेंगे उनका दुर्ग और निवास स्थान कैसा है, दुर्ग और निवास, उनका नगर नियोजन कैसा है, उनका क्या देखेंगे, नगर नियोजन कैसा है, उनकी जल प्रबंधन प्रणाली कैसी है, ये हम पढ़ने वाले हैं। किसमें? ये हम सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक स्थिति में पढ़ने वाले हैं। आपको पहले चैप्टर की क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ताकि आपको चीजें डाइजेस्ट हो। हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री डाइजेस्ट नहीं होती जल्दी। फिर अगली चीज देखेंगे भौगोलिक स्थिति के बाद हम देखेंगे राजनीतिक स्थिति। अब बताओ, आप खुद बताओ, जब राजनीतिक चीजों को देखना होगा तो राजनीति किससे निर्धारित होती है? राजनीतिक स्थिति निर्धारित होती है राजा से। राजा के बाद कौन होता है? सेनापति। जैसे संविधान के कितने अंग होते हैं? 3, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 तरीके के होते हैं। उसी तरीके से राजनीति ये 3 चीजों से चलती है। एक तो चलेगी जो विधि बनाएगा, एक तो चलेगी जो विधि को इंप्लीमेंट करेगा, और एक तो चलेगी जो विधि इंप्लीमेंट किया है वो सही तरीके से किया है कि नहीं किया है। तो पहली चीज राजनीतिक स्थिति में पहला तो ये कि क्या राजा था, नहीं था कि था। अब इसमें राजा नहीं था तो यहां पे कौन सी व्यवस्था थी? लोकतांत्रिक व्यवस्था थी कि क्या लोकतंत्र चलाते थे, या प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी कि ये राजतंत्र था, या व्यापारी तंत्र था? जो भी तंत्र रहा होगा इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। तो राजनीति को जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं बच्चों तो तोड़ के पढ़ते हैं। पहले कौन सा कि कौन सा राजा, कौन सा सेनापति, कौन सा, जैसे अष्टप्रधान अष्टदिग्गज पढ़ोगे ना, तो प्रशासनिक व्यवस्था किसके अंदर पढ़ते हैं? राजनीतिक व्यवस्था के अंदर पढ़ते हैं। गुप्तचर व्यवस्था किसके अंदर पढ़ेंगे? तो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर पढ़ेंगे। तो राजनीतिक व्यवस्था को तोड़ेंगे। अगर आप बाद के चैप्टर में देखोगे तो राजनीति कितने पार्ट में टूटेगी? तो राजनीति टूटेगी किसमें? एक तो आपका टूटेगी आपका प्रशासनिक व्यवस्था में, एक तो आपका टूटेगी न्यायपालिका में, और एक आपका टूटेगी विधायिका में, और एक में यह रहेगा कि राजा और उनके सामंत। समझ गए राजनीति के बारे में? ऐसी जब क्वेश्चन में ऐसे आपको ऐसा क्यों बताना है, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि गुप्त काल की राजनीतिक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी करें,
और आपके दिमाग में अब आंसर नहीं, अब आपको 7 पॉइंट लिखना है, कैसे लिखोगे पेपर में? तो आपका दिमाग पहले से फ्रेम है कि पहला पॉइंट मैं राजा के बारे में लिखूंगा, दूसरा पॉइंट सेनापति के बारे में लिखूंगा, तीसरा पॉइंट प्रशासन के बारे में लिखूंगा, चौथा पॉइंट गुप्तचर के बारे में लिखूंगा, पांचवा पॉइंट में मैं ये बताऊंगा कि जो पूरा न्याय प्रणाली था वो कैसा था, और छठवें पॉइंट में विशेष बात बता दूंगा। पहले से माइंड सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं पहले से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना लेना पूरी चीज का। जैसे हम मिट्टी पढ़ते थे तो मिट्टी का सीक्वेंस था, बताया था ना मिट्टी का, नदी पढ़ते थे तो नदी का सीक्वेंस था, उसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही होता है। तो राजनीति को ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। जब आर्थिक व्यवस्था पढ़ना होगा, कौन सा व्यवस्था? आर्थिक व्यवस्था। तो जो इसकी आर्थिक व्यवस्था है वो तीन पार्ट में टूटेगी। कैसे टूटेगी बच्चों? तो पहला, अर्थव्यवस्था किससे चलेगी? तो कृषि से चलेगी। अर्थव्यवस्था और किससे चलेगी? तो कृषि के साथ साथ पशुपालन से चलेगी। अर्थव्यवस्था और किससे चलेगी? तो भैया व्यापार यानी कि बाजार से चलेगी। आपकी बुक भी इसी फॉर्मेट में बनी है ना भाई, इसी फॉर्मेट में, मेंस प्री ऐसे। तो कृषि कितने तरीके की होगी फसल इस टाइम में? तो 3 प्रकार की फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। टोटल 8 प्रकार की फसल होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर आप अगर पढ़ोगे पशुपालन, तो पशुपालन भी 3 तरीके की, एक दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले, एक कृषिगत जीवन में उपयोग में लाए जाने वाला, एक देवी पूजा में लाए जाने वाले पशु। 3 तरीके के पशु। अब बाजार की बात करोगे बच्चों, तो बाजार भी 2 पार्ट में, एक अंतरदेशीय व्यापार यानी अंतरराज्यीय व्यापार, राज्यों के भी इंटर स्टेट ट्रेड, और एक होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो बाजार भी कितने हिस्सों में टूटेगा? अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय। इसको हम कायदे से बोलते हैं आंतरिक व्यापार और इसको बोलते हैं बाह्य व्यापार। और व्यापार कैसे होगा? व्यापार हवा में नहीं होगा, व्यापार के लिए होगा माप तौल का प्रयोग। तो इसी का एक सेगमेंट, बाजार का एक सेगमेंट और क्या टूटेगा? माप तौल प्रणाली। जैसे 16 के गुणक में माप तौल का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। 16 के गुणक में कैसे नहीं समझ में आया? तो ये 16 आने सच बोल रहा है भाई, बोलते हैं ना मुहावरा। तो जो 16 आना है, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से आया। गुणक का प्रयोग, जैसे आपके यहाँ 10-10 की संख्या प्रणाली लेते हैं, उस टाइम में गुणक में किसका प्रयोग कर रहे हैं? 16 के गुणक का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? 16 के। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 16 के गुणक की प्रणाली माप तौल प्रणाली, इसको हम किस में पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? सिंधु घाटी सभ्यता को ऐसे तोड़ रहे हैं, आगे देखिएगा बच्चों। सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सामाजिक व्यवस्था। जो समाज होता है ना, उस समाज को पढ़ने का बहुत शानदार तरीका है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था को, कभी भी आपको कोई भी साम्राज्य के बारे सामाजिक व्यवस्था को पढ़ना होगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ना। सबसे पहली बात तो समाज कैसा बटा होता है? तो समाज त्रिभुजाकार आकृति में बटा होता है। एक होता है उच्च वर्ग, एक होता है मध्यम वर्ग, एक होता है निम्न वर्ग। अच्छा सर, अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। हाँ बिल्कुल नहीं, इसमें एक और वर्ग होता है, एक होता है महिला वर्ग। महिला वर्ग, ये तो समाज का विभाजन हो गया, ये विभाजन की बात की। फिर समाज में और क्या होता है? तो समाज में मनोरंजन के साधन, फिर समाज में सामाजिक कुरीतियां क्या क्या है। अब ये टूटेगा ना बच्चों, बताते हैं, तोड़ के बताते हैं कैसे। तो पहला पॉइंट सामाजिक व्यवस्था है कि उस समाज में कितने टाइप के लोग रहते हैं। उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। फिर उस समाज में क्या क्या चीज था? वर्ण व्यवस्था था कि नहीं था? जातिगत व्यवस्था था कि नहीं था? उसमें कौन सी प्रजाति के लोग रहते थे? कॉकसाइट थे कि प्रोटोअस्ट्राइट थे? अल्पाइन थे कि निग्रोटो थे कि आर्य थे कि अनार्य थे? ये किसमें बात करते हैं? सामाजिक व्यवस्था में। फिर हम बात करते हैं क्या महिलाओं की स्थिति कैसी थी। महिला की स्थिति को अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? महिला की स्थिति को जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सोचना। सबसे पहले एकदम महिला को एकदम छोटा सा बच्चा सोचिए कि सबसे पहले जब महिला छोटी सी कन्या होगी तो क्या महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था कि नहीं? पहला पॉइंट। फिर महिलाओं को शिक्षा के अधिकार करने के बाद महिलाओं के लिए क्या? शिक्षा, बालिका शिक्षा थी कि नहीं थी? फिर बाल विवाह था कि नहीं था? ठीक है, क्या फिर उसमें दास प्रथा थी? क्या उसमें वैश्यावृत्ति थी? क्या उसमें इन महिलाओं को लेके कोई मतलब देवीय स्वरूप, जैसे देवात्मा बोलते हैं ना, देवी अनुकृति तो नहीं थी? ये महिलाओं को लेकर बात होगी। एक सामाजिक व्यवस्था के अंदर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो इतने पॉइंट में टूटेगा। सामाजिक कुरीतियों में, मनोरंजन में किस साधनों में क्या आ जाएगा कि खेल क्या खेलते थे? शतरंज खेलते थे, चौपड़ खेलते थे। सामाजिक कुरीतियों में क्या आ जाएगा? तो चोरियां थी, वैश्यावृत्ति थी, बाल विवाह था। ये क्या हो गया? सामाजिक कुरीतियां हो गई।
तो समाज को जब अब लिखना होगा मेंस में, तो ऐसे तोड़ तोड़ के याद रखना, तो तोड़ तोड़ के याद रखो तो लिखते बनेगा पॉइंट में। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के बाद कौन सा व्यवस्था आएगा? तो बच्चों देखो, धार्मिक व्यवस्था कौन सा आएगा? अब धार्मिक व्यवस्था को भी मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं बच्चों, ये पूरा जान है, एक्चुअली मेंस का पूरा जान है जो मैं बता रहा हूं, और लिखा ऐसे जाता है, पढ़ा ऐसे जाता है, समझा ऐसे जाता है किसी भी प्रणाली को। जब तक ये इंटरव्यू में भी आपको अगर आंसर देना तो आपका दिमाग ऐसे सेट रहेगा तो इंटरव्यू में आंसर देते बनेगा। देखो धार्मिक व्यवस्था को कैसे, तो धार्मिक व्यवस्था को हम तोड़ते हैं। धर्म कैसे होता है बच्चों? एक होता है प्रकृति धर्म, ठीक होता है, एक देवीय धर्म होता है। देवीय धर्म जो होगा बच्चों, वो महिला और पुरुष दो पार्ट में टूटेगा, जिसको मानववाद बोलते हैं। पुरुष में बात करेंगे तो विष्णु शिव, महिला में बात करेंगे तो लक्ष्मी सरस्वती, ठीक है। प्रकृति धर्म बोलेंगे तो सूर्य चंद्रमा धरती। तो क्या प्रकृति धर्म, देवीय धर्म। और क्या कोई ब्लैक मैजिक या काला जादू टाइप का कोई धर्म तो नहीं था? ये किस में आ जाएगा बच्चों? धार्मिक व्यवस्था में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? धार्मिक व्यवस्था। और धार्मिक व्यवस्था से एक नई चीज निकलती है, कला संस्कृति। क्या निकलती है? कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। मंदिर कैसे बनाए, किताबें कैसी लिखी गई, तो आर्ट एंड कल्चर निकलता है। वो हर एक साम्राज्य में अलग अलग होता है। तो ये हो गया। अब देखो बच्चों, पतन के कारण कोई भी समाज साम्राज्य जिसका रहता है, वो समाज का पतन का कई सारा कारण होता है। चाहे सामाजिक कुरीति हो जाए, चाहे गलत तरीके का धर्म का अनुकरण हो जाए, चाहे प्राकृतिक घटना हो जाए। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण स्पष्ट करें, 4 नंबर में पूछा हुआ प्रश्न है, उसका आंसर सुनिए। देखिए, पतन के कारण पूछेगा तो 2 तरीके का पतन हो सकता है। एक प्राकृतिक पतन, भैया बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, अचानक से लोग नहीं समझ पाए, उन एक्शन नहीं उठा पाए। एक होता है मानवीय पतन, ठीक है। मानवीय पतन में युद्ध आ सकता है, फिर उसके बाद तकनीकीगत वजह से बम तो नहीं गिरा दिए, है ना, समझ गए। और इधर जो प्राकृतिक पतन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बाढ़ हो सकता है, सूखा हो सकता है, इसके अलावा कहीं आर्यंस और अनार्य की लड़ाई तो नहीं हो गई, ये सब पॉइंट हो सकते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण होंगे। तो आप पूरी चीज को देखिए कैसे तोड़ के पढ़ेंगे। जब तक तोड़ना नहीं सीखेंगे तब तक आप पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपको बुक मिलेगी उसके चैप्टर का क्रोनोलॉजी, इस तरीके इस सीक्वेंस में चीजों को समझना है। और अगर ये चीज समझ में आना चालू हो गई तो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो उसका, तो आप जब घर में बैठते हो बुक मिलती ना, तो बुक पढ़ने का सबसे पहले यही बनाया करो पहले पन्ने में कि मेरे को इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है। रिवीजन कैसे करोगे? रिवीजन ऐसे ही करोगे। अब इसमें फैक्ट सेट करते चलो। हम निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, नव पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल को भी ऐसे ही पढ़े, ऐसे ही पढ़े हैं, तोड़े हैं पहले पूरा ब्रांच में तोड़ दिए हैं, सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं, 4 पॉइंट 5 पॉइंट, फिर सब में 4 5 स्थल लिख दिए और फिर इसको मैप में दिखा दिए। समझ रहे हो आप कैसे? तो आपको इस तरीके से सीक्वेंस करना पड़ेगा, ठीक है। मोटा मोटा समझ में आया कैसे हिस्ट्री के चैप्टर्स को अप्रोच लेना है ना। किताब मिलेगी तो किताब को कैसे चैप्टर को अप्रोच लेना है वो हम सीखते हैं। अब हम बात करते हैं अगले चीजों की। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। देखो सिंधु घाटी की सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़े? कालक्रम पढ़े। कालक्रम क्या था? 2500 बीसी से 1700 बीसी, है ना। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी भौगोलिक स्थिति। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले हम विस्तार देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बच्चों तीन देशों में था। कितने देशों में था? 3 देशों में था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला विस्तार था आपका अफगानिस्तान में, दूसरा विस्तार था आपका पाकिस्तान में और तीसरा विस्तार आपका था इंडिया में। दिख रहा है? अब ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, अब मैं जगह बैठाना चालू कर रहा हूं। सबसे पहले ये जगह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु, जिसे कहेंगे सुतकांगडोर। क्या कहेंगे? सुतकांगडोर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु, सबसे ऊपर स्थित बिंदु मांडा।
मांडा, जो कि बच्चों कहां है? जम्मू एंड कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम पॉइंट वो कहलाएगा बच्चों दैमाबाद। क्या कहलाएगा? दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वोत्तम हिस्सा जो है वो कहलाएगा आलमगीरपुर। क्या कहलाएगा बच्चों? आलमगीरपुर। अच्छा, चारों शहर चार बड़ी बड़ी नदी के किनारे। ध्यान दीजिएगा, ऐसी फैक्ट जैसे बता रहा हूं वैसे सेट कीजिएगा दिमाग को। चार बड़े शहर चार बड़ी बड़ी नदी के किनारे। देखिएगा, सुतकांगडोर जो है बच्चों वो दास्क नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? दैमाबाद जो है बच्चों वो गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? आलमगीरपुर जो है बच्चों वो हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन। और जो मांडा है वो कौन सी नदी के किनारे? तो चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब। ये क्लियर हुआ? अब देखिएगा, हमने सुतकांगडोर एक जगह बताई थी, अब हम पूरे जगह को याद रखेंगे कंट्री वाइज। तो कंट्री में अफगानिस्तान से दो जगह याद रखना है। अफगानिस्तान से दो जगह, मेरे साथ दो बार बोलिएगा। पहली जगह का नाम है सुर्तघोई। बोलिए, सुर्तघोई। दूसरा है मुंडी गौक। सुर्तघोई और मुंडी गौक। हाँ, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुर्तघोई और मुंडी गौक। सुर्तघोई और मुंडी गौक, दो जगह, सुर्तघोई और मुंडी गौक। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानी थी बच्चों। कितनी राजधानी थी? एक को बोलते हैं हड़प्पा, एक को बोलते हैं मोहनजोदाड़ो। एक को बोलते हैं हड़प्पा, एक को बोलते हैं मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा जो है वो 1921 में खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल जो खोजा गया है वो है हड़प्पा। क्या है? वो खोजा जॉन मार्शल के साथ राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने खोजा? राय बहादुर दयाराम साहनी ने पहला स्थल खोजा, हड़प्पा। दूसरा जो सबसे सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है वो है मोहनजोदाड़ो, है या मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला, जिसका मीनिंग होता है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। कब खोजा गया? 1922 में। कब खोजा गया? 1922 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो राजधानी, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो। क्योंकि सबसे पहला स्थल खोजा गया था इसलिए उसको राजधानी बना दिए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो था इसलिए उसकी जुड़वा राजधानी बना दिए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी, मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। याद रहेगा। अब देखो एबीसीडी हम पढ़ते हैं, ए बी सी एस। एस तो हो गया सुतकांगडोर। ए से बच्चों याद रखिएगा आमरीकोट। क्या? आमरीकोट। बी से याद रखिएगा बालाकोट। क्या? बालाकोट। सी से याद रखिएगा चन्हूदड़ो। क्या? चन्हूदड़ो। और एस से याद क्या रखेंगे? तो सुतकांगडोर। क्या? सुतकांगडोर। अच्छा, इसमें दो जगह और आ जाएगी, एक है मोहनजोदाड़ो और एक है आपका हड़प्पा। तो टोटल कितनी जगह आ गई? 5 जगह। ये 5 जगह याद कर लो, बात खत्म हो जाएगी। 6 जगह आ गई, 6 जगह याद कर लो, बात खत्म। तो है ना, तो पहला कौन सा हो गया बच्चों? हड़प्पा। कौन सा हो गया? हड़प्पा। याद करो, हड़प्पा जो है, याद रखो अच्छे से, बार बार ध्यान से सुनो। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे। कौन सी नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। तो हड़प्पा जो है बच्चों रावी नदी के तट पे। कौन सी नदी के तट पे? रावी नदी के तट। दूसरा जो स्थल है बच्चों वो है कौन सा? तो मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। फिर बच्चों है चन्हूदड़ो। क्या है? चन्हूदड़ो। फिर क्या है? आमरीकोट। क्या है? आमरीकोट। फिर क्या है? बालाकोट। क्या है? बालाकोट। आपको इसमें दो स्थल ही पढ़ना है मेन, चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो। और दोनों स्थल जो है वो सिंधु नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के। रावी नदी के किनारे कौन सा स्थल है? हड़प्पा। सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। याद रहेगा। ठीक है, अब इंडिया को अलग से पढ़ते हैं। इंडिया को कैसे पढ़ते हैं? तो इंडिया को अलग से स्लाइड में देख के पढ़ लेते हैं। देखिएगा, इंडिया जो है बच्चों, इंडिया के स्थल को याद करने के लिए आपको मैप, एक अलग से मैप बना दे रहा हूं, फिर अंदर मैप फिर प्लॉट करेंगे।
इसमें बच्चों सबसे पहले आप एक हरियाणा स्टेट पकड़ेंगे। कौन सा? हरियाणा, सॉरी हरियाणा से पहले पंजाब। किसको पकड़ेंगे? पंजाब। पंजाब को किसको पकड़े आपने? पंजाब को। पंजाब में एक स्थल है बच्चों जिसका नाम है रोपड़। क्या नाम है? रोपड़। ठीक है। फिर अगला जो स्थल है बच्चों वो हरियाणा। क्या है? हरियाणा। हरियाणा का जो प्रमुख स्थल है उसका नाम दो चीज है, एक है राखीगढ़ी। क्या नाम है? एक का राखीगढ़ी और दूसरे का नाम है बनावली। क्या नाम है? बनावली और राखीगढ़ी। रोपड़ जो है बच्चों वो सतलुज नदी के किनारे। किसके किनारे है? सतलुज नदी के किनारे। तो रोपड़ जो है वो कहां पे? सतलुज नदी के किनारे। राखीगढ़ी की खासियत क्या है? पूरे पूरे जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है सबसे बृहद स्थल है। कौन सा? राखीगढ़ी। तो बृहद स्थल है बच्चों। क्या है? बृहद स्थल। अगर बनावली की बात करोगे तो बनावली जो है, अगर बनावली की बात करोगे तो अगर बनावली की बात करोगे तो बनावली जो है वो है सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे। फ्लो गड़बड़ होता है ना, डिस्टरबेंस होता है, दिमाग एकदम प्लॉट करके रखा है चीजें। कौन सी नदी किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। अगला जो चीज है बच्चों राजस्थान। क्या है? राजस्थान। राजस्थान में बच्चों है कालीबंगन। क्या है? कालीबंगन। कालीबंगन जो है बच्चों वो घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। गुजरात जो है बच्चों, गुजरात में एक रंगपुर है, एक धौलागिरी है या धौलावीरा है, एक लोथल है, एक सुरकोतड़ा है और एक नागेश्वर है। 5 जगहें हैं कायदे से। क्या क्या? ध्यान से सुनिएगा। पहला रंगपुर, दूसरा धौलावीरा, तीसरा सुतकांदोर, सॉरी लोथल कर देते हैं, लोथल, चौथा सुतकांदोर और पांचवा नागेश्वर। नागेश्वर की खासियत यह है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के भारत के जितने भी स्थल पाए जा रहे हैं सबसे पश्चिम में स्थल जो है वो नागेश्वर। ये कहीं नहीं मिलेगा फैक्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे क्वेश्चन बनेगा नागेश्वर। ठीक है। दैमाबाद कहां पाया जा रहा है बच्चों? महाराष्ट्र में। कहां पाया जा रहा है? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी किनारे है? तो गोदावरी नदी किनारे। आलमगीरपुर कहां पाया जा रहा है बच्चों? तो आलमगीरपुर पाया जा रहा है यूपी में। कहां पाया जा रहा है? यूपी में। क्लियर हो गया? क्या? हरियाणा, राखीगढ़ी, बनावली। तो ये हो गया कौन से स्थल? भारत के पूरे स्थल हो गए। ठीक है। क्लियर? क्लियर हो गया? तो चलो ये बच्चों इतनी चीजें को हम याद रखेंगे। ये भारत के स्थल को हम आगे समझेंगे कितना भी है। जो इस सेगमेंट को पढ़ना है वो पढ़ने का तरीका यही है। सबसे पहले आप पूरे पाषाणकालीन स्थल देख लीजिएगा, फिर आपको क्या देखना है? ये ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल है। इसके बाद ये क्या? सिंधु घाटी सभ्यता को हम कैसे तोड़ के पढ़ने वाले हैं ये। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक धार्मिक व्यवस्था किस तरीके से होने वाली है, फिर पतन के कारण क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के। अब उसका एक एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन। तो पहले हमने किसको अभी क्या किया? लोकेशन ट्रेस किया, सिर्फ लोकेशन ट्रेस किया, उनके किनारे की नदी को याद किया। लोथल जो शहर है बच्चों वो भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? और कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, ये याद रखिएगा। और तो इस पूरे स्थल में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो। ये जो पूरा स्थल है ये 2 पार्ट में टूटा हुआ है, एक पश्चिम है एक पूरब है। पूरब वाला जो हिस्सा है वहां सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, पश्चिम में अभिजात यानी अमीर घराने के लोग रहते हैं। पश्चिम वाले हिस्से में, पश्चिम वाला हिस्सा जो है वो छोटा है, पूरब वाला हिस्सा जो है वो बड़ा है। संपूर्ण नगर जो है 2 पार्ट में टूटा है, याद रहेगा। संपूर्ण नगर 2 पार्ट में, लेकिन इन सब में एक स्पेशल नगर है जो 3 पार्ट में टूटा है, वो धौलावीरा है। सबसे वृहद स्थल जो खोदा गया है वो राखीगढ़ी। सबसे इंपॉर्टेंट स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सबसे वृहद स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। याद रहेगा। ठीक है। बार बार इस चीज को देखिएगा, ठीक है, अच्छे समझिएगा। बाकी हम अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है। चलो बच्चों, चलो समाप्त करते हैं, लगता है कुछ मीटिंग होती है। आज की डेट